स्टूडेंट्स, देखिए ये वीडियो या ये जो क्लास है या जो टॉपिक है हमारे पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चले आ रहे हैं। देखिए इस टॉपिक में क्या है, डिप्लोमा करने के बाद क्या करें। बहुत दहकता हुआ क्वेश्चन है जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए। क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के बाद अब उनको समझ में आता है कि अब हम करें क्या। तो अधिकतर बहुत आसान रास्ता ये होता है ना कि बस बीटेक कर लिया जाए, ठीक है, और या फिर जो है आप प्राइवेट जॉब में चले जाएं, जो भी कंपनी आई उसका इंटरव्यू दिया और निकल गए। और या फिर अब और कोई ऑप्शन है नहीं, चलिए काम करते हैं, तैयारी कर लेते हैं। बस यही दो तीन जो है ऑप्शंस नजर आते हैं। लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में भी ना क्लियरिटी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज समझेंगे, ये क्वेश्चन जो है केवल जो डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्चुअल में ये बेसिक क्वेश्चन है, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद ही ये शुरू हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में अब हम करेंगे क्या। तो पहला ये जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग समय के साथ नहीं है, थोड़ा सा लेट है, क्वेश्चंस बहुत देर में पूछा गया। ये काफी बच्चों ने जो है इसको क्वेश्चन को पूछा है कि सर हमें डिप्लोमा में अब कर लिया है, अब हम एक डिप्लोमा हमारा फाइनल ईयर में है, अब हम देखो हम क्या करें। तो देखो बहुत आसान है, समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा डिप्लोमा करने के बाद क्या करना है। तो वो चीज करने के लिए तो हमारे पास बेसिक चीज है कि कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब एक तरह से एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी की तरफ से या एपीएस गाजियाबाद की तरफ से ये कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनका कैरियर गाइडेंस है। तो यहां पर बेसिकली ये मत समझिए केवल मैकेनिकल है, यहां पर जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी के स्टूडेंट्स जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझें तो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा करते हैं बच्चे, उसके बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम्स या कौन कौन सी चीजें वो कर सकते हैं। बेसिक देखा जाए तो तीन चीजें तो वो करते ही हैं, जैसे कि बीटेक कर लिया या फिर प्राइवेट जॉब कर ली, गवर्नमेंट की तैयारी कर ली। लेकिन और क्या, उसी का आंसर जो है आज अपने इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है कि जो हमारा जो है वीडियो है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम जो है डिप्लोमा करने के बाद कुछ कर सकते हैं क्या। तो पहली चीज आती है हायर एजुकेशन, ठीक है, और हायर एजुकेशन में आता है, मतलब हिंदी में बोले तो उच्च शिक्षा। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, पहली चीज आती है बीटेक, ठीक है, या फिर बीई कर सकते हैं, या फिर जो है बीएससी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सॉरी। तो अब हायर एजुकेशन के बारे में अधिकतर लोगों को पता है क्या कर सकते हैं। देखो जिन्होंने बीटेक करना है या फिर बीई करना है तो उन्होंने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया होगा, सीयूईटी। अब सीयूईटी क्या है अधिकतर लोगों को पता है, इसके बारे में लोग जो है सीयूईटी का एग्जाम का अब तक तो फॉर्म फिल कर दिया है, एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली देखें तो सीयूईटी इस फॉर्म के माध्यम से आप जो है बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बात बतानी है वो ये है कि आपको बीई, ये क्या है, बीई कोई अलग चीज नहीं है। बीई जो है वो हमारी जो है बेसिकली देखें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बी की एग्जाम कराती हैं, कुछ लोग बीटेक कराती हैं। तो मतलब ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है, जो भी आपको मिले तो आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो अंतर है या फिर जो डिफरेंस है जिसके लिए हमें यहां बात करनी है वो है यहां पर बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बीएससी इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यहां पे वो चीज समझते हैं। देखो बीएससी इंजीनियरिंग का मतलब सीधा सा ये है कि बीएससी इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है या पैटर्न है वो बीटेक से थोड़ा सा अलग है। बीटेक से थोड़ा सा अलग मतलब ये कि एक तो फीस कम होती है, दूसरा वेटेज भी लगभग लगभग सेम है, चाहे बीटेक करिए चाहे बीएससी इंजीनियरिंग करिए। और अधिकतर जगह पे जहां पर बीटेक एलिजिबल है ना वहां ये भी एलिजिबल है। तो बिल्कुल अंतर नहीं है, बस यहां पर जो है आपको थोड़ा सा कम जो है फीस पे करना पड़ेगा। आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, 3 साल का ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से एक तरह से कोर्स है, डिप्लोमा करने के बाद किया जा सकता है। ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो जब उसके बारे में समझेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो एक ऑप्शन हमारे पास हायर एजुकेशन का हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन के तौर पे अगर हम देखें तो सर्टिफिकेट कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है,
सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है आपको, और अधिकतर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में कि सर्टिफिकेट कोर्सेज भी जो है डिप्लोमा करने के बाद किए जाते हैं। कुछ तो पता है वैसे, जैसे देखें सबसे पहला कि अगर हम ऑटोकैड वगैरह कर लेते हैं तो वो भी एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स ही है ना, आफ्टर डिप्लोमा कर लिया। या फिर जो है और कोई कोर्सेज नहीं, और कोई कोर्सेज आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो कोर्स जो हमें समझ आता है वो ये है कि एनपीटीआई के बारे में। एनपीटीआई का मतलब है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, और वो एग्जाम होता है पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज। किसका? पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज, पीडीसी कराता है। अब ये पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज जो है किसमें? पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है पावर इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में। तो यहां पर जो है जो एनपीटीआई है वो ऑल ओवर इंडिया 4 जोन है इसके, और उसमें कुछ ही कॉलेजेस हैं। जैसे कि नॉर्थ जोन की बात करें, जिस जोन में जहां से हम बात कर रहे हैं वहां के बारे में बात करें, तो नॉर्थ जोन में जो है फरीदाबाद का एक सेंटर है, दिल्ली है, दूसरा जो है पंजाब के अंदर एक सेंटर है। तो केवल 3 जगह हैं, 3 कॉलेजेस ही हैं जहां पर सीट्स निकलती हैं। आपको इसके बारे में ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके माध्यम से आपको पोस्ट डिप्लोमा कोर्स जो है ये आप कर सकते हैं। इससे भी आपका जो है क्या मिलेगा? 100% प्लेसमेंट होता है। बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हैं, कोई बच्चा नहीं बचता। दूसरी बात, इनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो अच्छे रहते हैं। एक बार ये करेंगे, फीस थोड़ा सा हाई रहेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अच्छी चीज तो आजकल देखे भी नहीं मिलती। तो यहां पर एनपीटीआई जो है वो छिपी हुई चीज है, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और कम सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप इसके बारे में समझ लीजिए, नेट पे सर्च करिएगा। उसके अलावा है CMFT FGT। तो CMFGT जो है ये भी जो है एक तरह का कोर्स है, बात करेंगे आगे चल के। CWI ये है एक वेल्डिंग से रिलेटेड है, और CSWA ये जो है सॉलिड वर्क्स का है। किसका है? सॉलिड वर्क्स का। ठीक है, और सॉलिड वर्क्स जो है आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है। तो अब ये जो सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी जाए, और जो है इस तरह का जो CSWA है इसके एग्जाम आते हैं, इसके एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं आप। करीब 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसके माध्यम से जो है आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें जो है 70% आपको मिनिमम जो है मार्क्स लाने होंगे, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कुछ करके सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जिनको अगर आप करते हैं किसके बाद? डिप्लोमा करने के बाद। और ये सर्टिफिकेट कोर्सेस है कि यहाँ पे CWI है, ये तो पूरा कोर्स ही जो है यहाँ पर सर्टिफिकेशन जो है अमेरिका से होता है। तो काफी ज्यादा 8 घंटे का एग्जाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो है सब चीजें अगर हम अपने जीवन में करें, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, या फिर जो है हायर एजुकेशन ना करके आप जो है डिप्लोमा करने के बाद ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, तो चांसेस जो है आपकी ग्रोथ के बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास? वो है हमारे पास प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। सभी को पता है, लेकिन कुछ चीजें कम पता होती हैं, जानकारी पूरी तरीके से नहीं होती है। पहला है हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स, उसके अलावा जो है प्राइवेट जॉब तीसरे नंबर पे आता है। प्राइवेट जॉब 2 तरह से हम समझते हैं इसको। आप ये समझिए कि कोई भी कंपनी जो है, जो देखो हमारे साथ का ही एक बच्चा बैठ के वो जा रहा है एक अलग तरह की कंपनी में, उसको सैलरी पैकेज कम मिल रहा है, तो हम ऐसे बोले कि 15,000 से कम की सैलरी। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको जो है 15,000 से कम की सैलरी मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो ऐसे बच्चे जिसको 18,000 से ज्यादा की सैलरी मिल रही है। अब 15,000 से कम वाला बच्चा भी हमारे साथ बैठा था, उसके भी लगभग उतने ही परसेंटेज आए थे क्लास के अंदर, उसकी भी बैक आई थी, हमारी भी बैक है, सब ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी ज्यादा है, 18,000 से ऊपर है, और उसकी सैलरी कम है। ये तो प्रॉपर नाइंसाफी है ना, ये तो गलत बात है। लेकिन नहीं, वो बस केवल एक चीज की कमी रह गई कि उस बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उसने जो एग्जाम दिया या उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी तरीके से उसको भुना पाता। जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनको MNC कंपनीज बोलते हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखो ये जो कंपनीज होती हैं इनका अपना जो है जो सैलरी पैकेज होता है वो एक अलग लेवल का होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो है आप जो है जब MNCs में जाएं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है, कुछ तो रिटन एग्जामिनेशन भी लेते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं, उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं। मतलब ये हुआ स्किल टेस्ट भी ले लेते हैं,
और रिटन एग्जाम भी ले लेते हैं। इसके अलावा अगली होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में अगर हम समझें तो ये वो कंपनीज हैं जिनका जो है नेशनल वाइड जो है इनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ये भी सैलरी पैकेज ठीक ठाक दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा लोकल वेंडर्स हैं, कुछ वेंडर कंपनीज होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए कोई पार्ट्स नहीं बना रहे हैं, वो जो है दूसरों के लिए काम कर ले रहे हैं, उन्हें लोकल वेंडर्स कंपनीज बोल देते हैं। अच्छा, आप समझते हैं चीजें पर। देखो, एमएनसीज जो है बढ़िया पैकेज देंगी, 18,000 से ऊपर हमें मिलेगा। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें वो भी करीब करीब इतने के आसपास चले जाते हैं। और बाकी अगर हम लोकल वेंडर्स की बात करें वो 15,000 से कम, मतलब 8,000 से ज्यादा की सैलरी, मतलब 15,000 के बीच इतनी ही सैलरी दे पाते हैं वो लोग। फिर क्या किया जाए? तो आप कोशिश करिए, एमएनसीज में ट्राई करिए अच्छे से जो है तो फिर आपको प्राइवेट जॉब करेंगे तो वहां पर आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, एक चीज और है, अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, मान लीजिए एनपीटीआई या फिर कोई भी इसमें से मिल गया, सीएसडब्ल्यू है, ये दोनों कोर्सेज कर लिए, कोई एक कोर्स कर लिया और उसके बाद प्राइवेट जॉब देख रहे हो, मतलब यहीं पे प्लेसमेंट हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। अगर इसके बाद भी प्राइवेट जॉब देख रहे हो, एमएनसी डायरेक्ट आपको जो है अपॉर्चुनिटी देगी और सैलरी पैकेज 25,000 से स्टार्ट होगा। ये बात अलग हो जाती है, मतलब 28,000 के आसपास तक जो है इसका सैलरी पैकेज चला जाता है और एक्सपीरियंस 1-1.5 साल के बाद ये आपको 40-45,000 के आसपास तक सैलरी दे देता है। ये जो है प्रॉपर मैं यहां पर वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं क्योंकि ये लाइव रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ अगर ये चीज की जाए तो और अच्छी की जा सकती है। हायर एजुकेशन तो आपने पता ही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या ऑप्शंस है हमारे पास। अब तो बड़ा वाला ऑप्शन है ना, क्या है? गवर्नमेंट जॉब का। मतलब यहां पर देखिए सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। सरकारी नौकरी का मतलब सीधा सा हिसाब समझिए कि अगर जो है सरकारी नौकरी मिल जाती किसी को तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है, क्योंकि अधिकतर एरिया में अभी भी वो माइंडसेट चल रहा है कि अगर किसी क्लर्क के पास अगर बैठे तो क्लर्क आके पूछता है, हाँ क्लर्क से पूछा जाता है, हाँ भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा अरे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो बैठो 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 बैठो। और अगर जो है कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाला कोई इंप्लॉय जूनियर इंजीनियर भी है तो उससे बोले थे क्या कर रहे हो? मैं उस कंपनी में जॉब करता हूँ। अरे ठीक है भाई साहब, बढ़िया, ठीक है। तो मतलब उतना सम्मान नहीं है, उस नजर से ही नहीं देखते, क्योंकि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो है उनके किसी काम में आ जाएगा तो उनको ज्यादा सम्मान मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेगमेंट वो है हमारा गवर्नमेंट जॉब का। ये गवर्नमेंट जॉब का सेगमेंट में एक चीज सबसे खास बात समझेंगे कि इस सेगमेंट में एक चीज कॉमन है। क्या है? कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आप साथ में हायर एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट कोर्स या फिर प्राइवेट जॉब, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ये आजकल का नेचर है, पहले ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि पहले ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था ना, आजकल तो है ना, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले तो पता ही हो कि गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है। डिप्लोमा करने के बाद तो पता ही नहीं है अधिकतर स्टूडेंट्स को कि एक्चुअल में फॉर्म कहां भरना है, क्योंकि जो result.com करके है ना उस पे तो हमारा फॉर्म आता नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आती हैं तो बच्चों को लगता है कि वैकेंसी आती ही नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो हर साल आ रही है और बाकी बच्चे कर रहे हैं, जॉब पा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है उनका। तो पहली चीज बता दें कि जो 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 .com करके आप जो मैं बता रहा हूं वो जो है कोई सरकारी चैनल नहीं है, तो वो एक प्राइवेट चैनल है और उनको जहां पे ज्यादा वैकेंसी नजर आती है वही वो वहां पे दिखाते हैं। तो फिर आप कहां वैकेंसी देखें? देखो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एक पेपर आता है, आप उसको देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर कुछ कोर्सेज हम भी करेंगे और आप साथ देंगे तो हम जो है आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने के बाद मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, कोई भी, तो उनको जो है हम बता सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली चीज तो यह है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सरकारी जॉब्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अच्छा, डिप्लोमा लेवल पे 3 तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। पहली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, दूसरी जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब और तीसरी जो है पीएसयूज की। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सीधी सी बात है, आपको अच्छे से भली भांति पता है, जो जॉब केंद्र की है वही सेंट्रल है, मतलब वही है जो कि मतलब थोड़ी सी अच्छी पैकेज के साथ मिलती है। अच्छा, दूसरा जो है हमारा स्टेट में,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में जो है दो तरह का मामला फंस जाता है। पहली चीज तो ये कि उन स्टेट में जहां पे हम रह रहे हैं, और दूसरा जो है उन स्टेट में जहां पर जो है हम दूसरी दूसरी स्टेट की बात करें जहां पर हम फॉर्म डालना चाहते हैं, तो अदर स्टेट में गए तो ग्रुप सी में फॉर्म हम जो है डाल नहीं सकते। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। अगर हमने डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म डालना है तो जितने भी ट्रिपल एस सी है ना, उनमें जो है हम अपना फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो स्टेट लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस ही हो जाता है। सेंट्रल लेवल में आप कहीं पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। बताएंगे कहां कहां फॉर्म निकलते हैं। उसके अलावा लास्ट में आता है पीएसयूज। अब पीएसयूज की बात करते हैं। पीएसयूज की बात करें, पीएसयू क्या होते हैं, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तीनों सेगमेंट जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स के बाद में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जॉब को हम प्रॉपर तरीके से अलग से डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो है हमारी स्टार्टअप, मतलब स्वरोजगार। अब ये स्वरोजगार कैसे किया जाए नहीं समझ में आता। अधिकतर लोग सोचते हैं डिप्लोमा मैंने हाई स्कूल करके किया था और अब डिप्लोमा 3 साल करने के बाद हम इस लायक हो गए कि हम जो है अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। देखो, हो सकता है कि आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपका प्रयास ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या किया, कोई प्राइवेट कंपनी में या किसी स्टार्टअप में जॉब कर ली और उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया और फिर अपना जो है स्टार्टअप ओपन कर लिया। तरीका तो यही है, लेकिन कर तो सकते हैं। इसके लिए याद रखें DIC, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। अब ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है यही जो है आपकी हेल्प करेगा। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, DIC बोलते हैं, और यहां पर जो है औद्योगिक केंद्र बोलते हैं। अब ये जो है वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है। प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आप बना रहे हैं या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर नहीं भी है ना तो एक बार जाके ना उनसे मिलके आ जाओ। कम से कम 27-28 तरह के जो है डिपार्टमेंट हैं उसमें, और कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको मिल ही जाएगी अगर सही जगह पे सही पर्सन के पास पहुंच गए। तो अगर हम देखें स्टार्टअप के बारे में तो सीधी एक लाइन कही जा सकती है, इफ यू हैव एन एंटरप्रेन्योरशियल स्पिरिट। मतलब अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है, जो ये एक तरह से जो है बहुत ज्यादा आपको स्वरोजगार करने की जो है एक स्पिरिट है, तो जो है क्या करें, यू कैन यूज योर स्किल एंड नॉलेज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये आपका खुद का बिजनेस है। यहां पर गवर्नमेंट की तरह आराम करने को नहीं मिलेगा, प्राइवेट की तरह मेहनत नहीं करनी है दूसरों के लिए, खुद के लिए काम करना है। तो इसका मतलब है स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो ये चांसेस आपके लिए बन सकता है कि आप अपने फ्यूचर के साथ अपने बच्चों को कुछ दे के जरूर जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल नहीं है ना आप कुछ दे के जाएं, वो तो बस आपने जितना पैसा कलेक्ट किया वही देंगे। लेकिन स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो आप अपने आने वाले जनरेशन को एक कोई बढ़िया चीज दे सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं। मेहनत वाला काम तो है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या है, हायर एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, स्टार्टअप्स। आसान कौन सा है? आसान बहुत है। जैसे हायर एजुकेशन अभी पढ़ रहे थे वैसे तब पढ़ना है, बस वहां पर कुछ और दूसरी मॉडल पेपर मिल जाएंगे उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप कोई भी बीटेक प्रोग्राम या फिर कोई भी जो है BSc या BE कुछ भी करते हैं, एक तरह से यहां पर अगर कोई लोग जो है डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हैं, वो AMIE जैसे जो है उन सेक्टर्स में जा सकते हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग कराता है। ये भी जो है एक अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन करने की। आप प्राइवेट जॉब करिए, साथ साथ में EMI कर लिए, इस तरीके से कुछ रहता है। तो जो भी डिस्टेंस लर्निंग के टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। बहुत आसान है, ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पॉलिटेक्निक जैसा भी हुआ हो वैसा हो गया, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन बीटेक या फिर हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो वो बिल्कुल बेकार है, उससे फिर आपको जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो पहली चीज ये है कि डिप्लोमा जो है चाहे कैसा भी हुआ हो, अच्छा या बुरा, आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। जहां चाहेंगे वहां जॉब मिलेगी। 3-4 साल के मेहनत की वजह से अच्छा आपका कैरियर ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन खराब करी, मतलब वहां अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो आपका जो है पूरी तरीके से वो आपका हायर एजुकेशन मतलब बीटेक या BE या BSc इंजीनियरिंग ये आपका खराब हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ लीजिए, वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट कोर्स एक गारंटी देते हैं कि भैया ऐसा है, आप 100% जो है
आपका जो है सिलेक्शन पॉसिबल है। तो ये जो है एक तरह से अश्योरेंस देते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद इन्हें कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं एनपीटीआई के बारे में सर्च करिए, देखिए, जानिए, और फिर जो है अपना प्रॉपर तरीके से रुझान देखिए क्या बनता है। और उसके अलावा प्राइवेट जॉब तो है ही, दोनों तरह की प्राइवेट जॉब है, जो चाहें वो ट्राई करें, ढूंढें, अलग अलग वेबसाइट पे जाएं, indeed.com पे जाएं। ठीक है, वैसे मैं यहां पर किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, यहां पे indeed.com के पास जाएं या फिर कोई और जो भी आपको ठीक लगती हो। मुझे तो बस ये लगा कि आपको बस एक आध नाम बता देना चाहिए, इसलिए डाल दिया। चलिए, प्राइवेट जॉब के बारे में बता दिया, रिज्यूमे बनाएं, कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे अपलोड करें, उसके अलावा पर्सनल जाएं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है प्राइवेट जॉब में। देखो, पैसे देके कुछ नहीं मिलता, सीधी सी बात है, क्योंकि कंपनीज जो है वो अटैच्ड होती हैं और वो वहां से उनको पेमेंट कर देती हैं, तो उनको भी अच्छे एम्प्लॉय चाहिए। तो जो है देखिए, जहां पे आपको पैसे न देने पड़े, जहां इंटरव्यू मिल रहा है वहां इंटरव्यू जरूर दीजिए आके। चलिए, गवर्नमेंट जॉब ये सब बता दिया हमने। तो इस तरह से हमारे पास 5 तरह की चीजें हैं जिसमें कि जो है हमारे पास कुछ कर सकते हैं। अब देखेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा आता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज खास बात है कि जो टर्मिनोलॉजी रह गई थी, जैसे कि हमने बताया था ना, क्या होता है एनपीटीआई। तो देखो, एनपीटीआई जो है वो जो है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो कराता है पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेस। ये पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज करा रहा है एनपीटीआई। सर्च करिए, फरीदाबाद जो है बदरपुर में है, आप देखिए अपने आप में। ठीक है, उसके अलावा CMFGT मतलब सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए देख लेना क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, आगे चल के आपके काम में आएगा अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, सीधा सा बात है। CWI सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर, ध्यान रखना, सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर कहां काम करते हैं, ये फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फैब्रिकेशन में काम कर रहे हैं, तो आप अगर ये डिप्लोमा ले लेते हैं या फिर ये सर्टिफिकेट कोर्स ले लेते हैं या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, मिलता कहां से है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी से मिलता है, AWS से मिलता है, दिल्ली में इसका टेस्ट सेंटर मिलता है, मुंबई में टेस्ट सेंटर है। तो यहां पे जो है इस इनकी वेबसाइट पे जाइए, ये रहा वेबसाइट ये, और यहां पर अगर आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो आप वहीं जा सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है अमेरिकन। मतलब कहने का मतलब है अच्छी जॉब, बहुत अच्छी जॉब, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी जॉब आपको इससे मिल जाती है। ये भी एक रास्ता है अपने आप को बड़ा करने का। अगला है CSWA सर्टिफाइड सॉलिडवर्क एसोसिएट्स, बता दिया कितना इसका एग्जाम होता है। पहले सॉलिडवर्क सीख लीजिए, अपने घर पे सीखिए बढ़िया तरीके से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, दोस्त के लैपटॉप के माध्यम से, कहीं से भी सॉलिडवर्क सीखिए। और सॉलिडवर्क सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम है इसका जो है उसको फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले अपने आप को इसकी वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा यहां पे करीब 14 से 17 या फिर 18 के आसपास तक क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का जो है पेपर रहता है, इस पेपर को दीजिए। और उसके अलावा 72% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, इतने मार्क्स लेके आ गए, ये सर्टिफिकेट आपका रिज्यूमे में लगाइए और एमएनसी कंपनी में अप्लाई करिए। कम से कम आपकी जो सैलरी रहेगी वो जो है 25,000 से 28,000 के बीच में आपकी बिल्कुल बेसिक लग जाएगी, कहीं आपको एक्सपीरियंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमारे पास एक तरह से प्राइवेट जॉब का टूल बन गया, ये जो है आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं उन बच्चों के लिए जिनका सपना रहता है कि उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब जो है बढ़िया तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो अब उसी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है सपना है तो सपना है, क्या है, ऑल अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब किसके लिए? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। बाकी लोग की सारी लोग बातें करते हैं, लेकिन आप जो है ना प्रॉपर तरीके से समझिए आपके लिए क्या जॉब्स है, क्योंकि कोई भी बात नहीं करता इसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो है ज्यादा लोग नहीं है ना, कम बच्चे हैं ना, 2 लाख के आसपास है या 3 लाख के आसपास है, इतने ही स्टूडेंट्स पर ईयर निकल रहे हैं। तो फिर इनके बारे में कम लोग बात करेंगे, क्योंकि बात किसके लिए करते हैं, 60 लाख के बारे में, 2 करोड़ के बारे में, उतने सारे बच्चे उधर हैं, तो सब उन्हीं की बातें करेंगे। आपके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, तो जो लोग बात करें उनकी रेस्पेक्ट करिए, जरूरी भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पूरा का पूरा क्या डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां कहां एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कहां कहां एग्जाम्स होते हैं वो भी बताएंगे आपको, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये क्या है,
ये प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन है। पीएसयूज, इनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में तो बहुत कम बात होती है, कोई जानता नहीं है, कुछ लोग बताते भी नहीं है। फिलहाल बात करेंगे इन सेक्टर्स में। सबसे पहली चीज आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब है जहां पर हमारी सरकार खुद का, उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर कोई कंपनी होगी। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे अपना काम खुद कर रही है वहां पे आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। तो दो तरह की जगह हैं, मतलब एक वो जहां पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो है कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही एग्जाम करा के, मतलब एक ही एग्जाम, मतलब एसएससी जेई के माध्यम से। अब एसएससी जेई में क्या है, बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीपीडब्ल्यूडीजी, उसके अलावा एमईएस, सीडब्ल्यूसी, फरक्का बैराज, तो मतलब इन जो है डिपार्टमेंट की पोस्ट जो है कौन भर रहा है, एसएससी जेई के माध्यम से भरी जा रही है। तो इतने की डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, केवल एक एग्जाम से काम चल जा रहा है। अब वही चीज तो यहां पे है। तो एक तो ये है ग्रुप ऑफ एग्जाम्स जो है, यहां पर अलग अलग एग्जाम्स जो है उनको जो है हम प्रॉपर तरीके से यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही एग्जाम के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम के माध्यम से, मतलब एक पैटर्न के माध्यम से। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, सबका अपना इंडिविजुअल एग्जाम है। तो दूसरे उस सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आरआरबी जेई हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया। तो अब ये तो बहुत बड़े एग्जाम है, क्या यहां पर डिप्लोमा की वैकेंसी निकलती है? सबसे बड़ी बात बताएं, हमने बहुत लोगों से पूछा कि बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्या डिप्लोमा की वैकेंसी निकलती है? सब जगह से एक ही चीज आती है, नहीं नहीं वहां नहीं निकलती है। मैं बता रहा हूं, मेरा हुआ था। तो बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहां पर डिप्लोमा की वैकेंसी निकलती है। इवन दो ये डिप्लोमा का एक ऐसा कोर्स भी चलाते हैं जिसके माध्यम से जो है ये पढ़ाई कराते हैं, और उसका जो एग्जाम अगर हो जाता है तो उसके माध्यम से ये लोग अपने यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स को रखते भी हैं। मतलब ये 120 स्टूडेंट के आसपास का इनका नंबर रहता है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी सोचा जा सकता है अगर तैयारी करी जाए। इनका इंटरव्यू बहुत गजब का होता है बार्क का। तो इसरो तो है, आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और आरआरबी जेई तो रेलवे का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम तो पता ही है आपको। उसके अलावा डीआरडीओ, डीआरडीओ की वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है इस बार की। आगे जब भी आएंगे तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो है यहां पे हो गया कोस्ट गार्ड जेई। ये जो है कोस्ट गार्ड जेई की बात हो रही है। ये क्या है, कोस्ट गार्ड जेई का मतलब ये है कि अगर आप जो है जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोस्ट गार्ड के माध्यम से हर साल वैकेंसी आ रही है। मतलब ये हर साल ही वैकेंसी आती है। और यहां पर क्या है, परसेंटेज आपका मैटर करेगा। 73% पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो आप समझो 73% से कम तो मैया लाना नहीं। तो जो परसेंटेज जिनकी बच्चों की कम है वो इसका सपना ना देखें। कोस्ट गार्ड जेई में थोड़ा परसेंटेज का कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये जो है जरूरी है, तो ये देख लेना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, आ सकती है, ये चीज जरूर है। ठीक है, और इसका पैटर्न भी अलग होता है। तो ये रहा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ठिकाना। एक तरफ तो पूरा का पूरा एसएससी जेई। अब एसएससी जेई इतना फेमस क्यों है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएससी जेई फेमस इसीलिए है क्योंकि जो है एसएससी में कई सारे एग्जाम्स के लिए जगह पे एक एग्जाम होके कई सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, तो वैकेंसी का जो है वैल्यू बढ़ जाता है, ज्यादा वैकेंसीज मिल जाती हैं। बस यही है एसएससी जेई। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आरआरबी जेई भी तो फेमस है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स ज्यादा फेमस है क्योंकि ये जो है आती है ग्रुप बी में। अब बी में आती है, इसका मतलब है कि ए वाले से थोड़ा सा ही नीचे है, मतलब अधिकारी जैसे ही हैं, बस गजिस्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे गेजेटेड अधिकारी जो है आप यहाँ पे नहीं है, बस ये है कि आप टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जेई मतलब एक बच्चा 10th किया हुआ था, उसने डिप्लोमा किया 3 साल का, और 10+3 किया 13 ईयर्स जो है पढ़ाई करी, और वो एक जो है गजेटेड अधिकारी के समकक्ष पहुंच गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, यही तो इसका खूबसूरती है। इसीलिए तो सम्मान होता है कि बच्चा जो है तैयारी साथ साथ में करता रहे। तैयारी करने के लिए हम बताएंगे आगे चल के कैसे तैयारी करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर हमने बता दिया। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। बहुत आसान है, यूपी स्टेट के हो तो वहां के सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो, और अगर किसी अन्य स्टेट में हो तो केवल ग्रुप बी की वैकेंसी में ही जेई का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, ग्रुप बी में, क्योंकि अदर स्टेट में जेई की वैकेंसी के लिए आपको ग्रुप सी में आप अलाउड नहीं है। ठीक है, केवल हम डीएसएसबी को छोड़ दें तो यहां पे एक स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत उनको एग्जाम देने का मौका मिल जाता है। बाकी ग्रुप बी में
ग्रुप बी में ही फॉर्म भर सकते हो। मान लीजिए आप यूपी के हैं, तो अब अगर आप राजस्थान में वैकेंसी निकलती है तो आपको केवल ग्रुप बी की वैकेंसी भर सकते हो। अब ग्रुप बी की वैकेंसी मतलब जो SSC वाले हैं, जैसे कि राजस्थान RSSC, इस तरह के फॉर्म जो है आप नहीं भर पाएंगे। जैसे यूपी SSC का फॉर्म जो है राजस्थान वाले जो है भरना चाहेंगे तो कुछ कंडीशंस लग जाती हैं, बाकी सब ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो कितने स्टेट में भर सकते हो? जितने भी हमारे हिंदी भाषी स्टेट हैं, जो हिंदी माध्यम के जो स्टेट हैं जहां पे हिंदी बोली जाती है, उन सभी में, ठीक है, आप 9 स्टेट के आसपास है, उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है PSU। ये है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जानकारी नहीं है लोगों को। अब देखते हैं इसमें क्या खास बात है। देखो, इसमें होता है महारत्न कंपनी, उसके अलावा नवरत्न कंपनी, उसके अलावा मिनी रत्न कंपनी, और मिनी रत्न कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, उसके अलावा CFCs होती है। इतनी सारी, हाँ, करीब 350 के आसपास है। मतलब ऐसे मान के चलो 300 से ज्यादा तो है ही है। इतनी सारी PSUs कंपनी, और हमें जानकारी तक नहीं, वैकेंसी आती पता ही नहीं चलता। चलिए देखते हैं। जैसे NTPC की वैकेंसी इस बार आने वाली है, 2 साल में एक बार आती है, और कंपटीशन बहुत कम, क्योंकि पिछली साल वाले बच्चे इसमें एलिजिबल ही नहीं होते। जो करंट जो बच्चे होते हैं डिप्लोमा के ही, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक भी एलिजिबल नहीं है। चलिए, अच्छा, बीटेक के लिए अलग निकलता है, इसीलिए जो है, ठीक है। उसके अलावा ONGC, उसके अलावा सेल, BHEL, IOCL, जो है IOCL के बारे में बात करें तो साल अलग अलग जो है रिफाइनरी के माध्यम से इसमें करीब 4 जगह वैकेंसीज निकलती हैं। अप्रेंटिसशिप की निकलती हैं, 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लीजिए और कुछ पैसे भी मिलते हैं। और जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाए तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर की एक्सपीरियंस के वाली वैकेंसी निकले, उसमें फॉर्म भर दीजिए, आप एलिजिबल रहेंगे और आप 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ हाईएस्ट सैलरी पे पहुंच जाएंगे 1 साल में ही। तो बेनिफिट है, IOCL ज्वाइन करिए, ठीक है, लेकिन आपको रिटन एग्जाम देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। उसके अलावा गेल हो गया, BPCL, ये क्या है? ये सब महारत्ना कंपनियां हैं। ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जिसमें कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, सेल में एक चीज बता दें चलते चलते, कि सेल कंपनी जो है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है, करीब मेरा पूरा ग्रुप जो है, जो स्टूडेंट्स थे, उनका सबका सिलेक्शन हो गया भिलाई में, और दूसरा जो है झारखंड में भी जगह है जहां पे सेल की जो है कंपनी है, उसमें हो गया। लेकिन किसी का भी सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ प्रोडक्शन वाले थे, कुछ ऑटोमोबाइल वाले थे, कुछ कैड वाले थे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इनको जो है केवल शुद्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। जैसे 367 वाला कोड जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, वही जो है इसमें एलिजिबल है। बाकी लोग फॉर्म मत भरना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। उसके अलावा और भी कंपनीज है जो फेमस है, जिनमें ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं, उनका नाम लिया। BEL, अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलेगा, भर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैकेंसी नहीं मिल जाएंगी आपको। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आती है डिप्लोमा की वैकेंसी। नालको है, RINL जो है, RINL में वैकेंसी निकलेंगी। अब देखो कितनी जल्दी निकलती हैं। जो है ये क्या है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है। NDMC, NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, SJVN, BEML, PGCIL के बारे में बता दूं आपको, वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। मतलब इतना बेरोजगारी है, CIL में वैकेंसीज खाली है, बैकलॉग वैकेंसीज भरवाते हैं वो लोग। रीजन क्या है? बच्चों को पता ही नहीं इसके बारे में, उनको लगता है पता नहीं क्या है ये। चलिए, DMRC में तो आप हर साल वैकेंसी देखते ही हैं, तो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उसके अलावा LMRC मतलब लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अच्छा, इन दोनों को मैंने यहां रखा क्योंकि ये PSU है। एक और रह गया, क्या नाम है? JMRC। क्या नाम है? JMRC। ये क्या है? जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। एक्चुअल में ये ना जयपुर मेट्रो, ये स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी स्टेट में जाएगी, बाकी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ PSUs बनाते हैं अपना। मतलब हो गया ना सारा को सारा। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीजें। क्या हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले समझिए, तैयारी अगर आप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप इन सब की तैयारी एक बार में करें। क्या करना है? यहां पर जो है हर एक एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है। अपना सिलेबस जो है डिसाइड करने के लिए, अगर आप SSC JEE की तैयारी करते हैं तो ये सब नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये सब करते हैं तो SSC JEE नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीजें आप मिस कर देते हैं। तैयारी करने का अपना अलग हुनर है। बढ़िया टीचर के साथ पढ़ेंगे तो ये सब प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इसमें चाहिए कुछ ना कुछ हेल्प, ठीक है, बिना हेल्प के नहीं होने वाला।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा पैटर्न गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि जो है प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद सरकारी परीक्षा की तैयारी कैसे करी जाए। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पहले से ही पता हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात बताएं कि जैसे अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। मैंने बताया ना कि एग्जाम पैटर्न जो है ना वो बदल सकता है। एसएससी जेई का अलग है, आरआरबी जेई का अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग है, सिलेबस तो अलग है ही है। अब देखिए कितना अंतर है। तो परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को पहले समझ ले, किसका एग्जाम के साथ जाना है वो भी समझ लीजिए, तैयारी करिए। देखो अब एक कितना कॉमन सेंस की बात करें ना, बहुत आसान है। क्या समझिए, आरआरबी जेई का पेपर आने वाला है, एसएससी जेई का पेपर भी आएगा, पक्का है, आज नहीं तो कल आएगा, अगले महीने 2 साल, मतलब 2 साल तो नहीं लगेगा, साल भर के अंदर ही आ जाएगा आरआरबी जेई का। तो फिर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, उसका पैटर्न समझिए, लग जाइए। एग्जाम तो होगा ही होगा ना, ऐसा तो एग्जाम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पैटर्न अलग है तो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया क्या, मेक अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जरूर बनाएं कि कैसे तैयारी करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो अगर आप प्लान बनाते हैं, कैसे प्लान बनाएंगे, आपने किसी टीचर के माध्यम से या अपने नेट के माध्यम से, आजकल तो सब कुछ दिखता है ना, तो आप उसके माध्यम से अपना एक प्रॉपर प्लान बना दीजिए कि मैं 3 साल के बाद निकलूंगा या फिर 2 साल के बाद निकलूंगा, तो मैं जो है किस तरीके से जो है अपने एग्जाम्स को लिखूंगा। तो उसके पूरे पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन में, उन सब का प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान बना लीजिए और फिर पढ़िए बैठ के। केवल 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर इतना लंबे दौर से पढ़ाई करेंगे तो। अगला है टेक मॉक टेस्ट, या फिर इससे पहले रिवीजन और जो है स्टडी रेगुलरली, नियमित रूप से अध्ययन करें। गैप मत करिए, लगातार जो है मत पढ़िए, लेकिन गैप ज्यादा मत करिए। एक एक दिन जो है प्रॉपर तरीके से डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़िए, लेकिन क्या है, पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहिए, जैसे कि मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, दीजिए जो भी आपको पसंद हो। उसके अलावा हमारा भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, अब पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं, उनको भी आप हल करेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जाम कैसा आएगा। अगला है ज्वाइन कोचिंग क्लासेस, जरूरी है, मतलब देखो जरूरी तो है या फिर नहीं भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको यहां पे हेल्प चाहिए होगी। इंजीनियरिंग में थोड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ना कहीं पे आपको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, आप बुक ले आएंगे मार्केट से, क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, तो उसमें भी प्रॉपर पैटर्न नहीं दिया है, समझेंगे कैसे कि अच्छा टीचर चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन करें, कोई टीचर जो है जो कि आपको गाइड कर दे, जिसने कोई एग्जाम निकाला हो, कोई भी एग्जाम बढ़िया लेवल का जो टेक्निकल का है, अगर एग्जाम निकाला है तो उसको अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है, वो आपको हेल्प कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा स्टे मोटिवेटिव, मतलब यहां पे बहुत समस्या ये रहती है ना कि 3-4-5 महीने पढ़ लिया, उसके बाद ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है, पढ़ाई रुक जाती है, बिल्कुल गायब है। लेकिन ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप ही निकालेंगे, प्रेरित रहिए और अस्वस्थ रहिए, आप ही एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि आपने ये चुनाव किया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट में अगर आप समझते हैं, तो एक चीज था, हमारा जो क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, वो ये था कि हम जो है डिप्लोमा के बाद कर क्या सकते हैं। तो कहानी गवर्नमेंट पे आके रुकती भी है, और क्या करते हैं हम लोग, वही तो पढ़ाते हैं ना। चलिए इसीलिए यहां पे रुक गई, लेकिन वापस चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा कि डिप्लोमा करने के बाद क्या करना है। उसका लगभग सही आंसर आपको मिल गया होगा कि जो है हायर एजुकेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, बाकी काफी कुछ। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको यही के बता दें कि एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी जो है वो गेट, एई, जेई, पीएसयू की क्लासेस ऑलरेडी चलाती है, नंबर्स आपको पता है, सब कुछ चल रहा है, जानकारी है आपके पास। ठीक है, यहां पर एक चीज और बता दें, डाउनलोड एप्स, जितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसमें आने वाली हैं, तो आपको काफी हेल्प रहेगा और नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आपको जानकारी होती रहेगी कोई नई चीज आ रही है। और मैंने बता दिया कि जो एग्जाम्स होंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको दे दिए करेंगे। अब जो है आपको ऐप के ऊपर एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप है, यही वाला ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि जो है
आप थोड़ा अपडेट रहें। टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा कम लोग हेल्प कर पाते हैं, कोशिश करेंगे अच्छे से हेल्प आपको करी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। बहुत देर तक आप हमारे साथ रहे और यहीं तक जो है हमारा आपका साथ है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं वो लेके आने वाले एसएससी जेई करना ही क्यों है और कैसे कर पाएंगे। एसएससी जेई का पूरा जो है ओवरव्यू रहने वाला है और उसके बाद हम लोग जेई का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अब तो जो है काम हो ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।